वो पुरसुकून सा होकर घर की जानिब आया था। लैला उसे शाम को ही फ़ोन करके बता चुकी थी कि वो रू के साथ बाज़ार गई थी। दोनों ने खूब सारी शॉपिंग की है और उसके बाद उसे घर छोड़कर अपने घर जा चुकी है। इसीलिए यारम डायरेक्ट अपने घर में आया था, लेकिन घर के दरवाजे पर कदम रखते ही उसका फ़ोन बज उठा था। सामने बेवकूफ़ पुलिस वाले का नाम जगमगा रहा था। जल्दी बोलो सारिम, मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिलहाल किसी से बात करने का मूड नहीं हो रहा। उससे बेसारी से कहा। हाँ बिल्कुल, उन हैवानों के जिस्म के टुकड़े करते हुए हाथों में दर्द हो गया होगा। कहो तो मैं आकर दबा दूँ? उससे भरपूर तंज किया। क्यों? पुलिस वाले की नौकरी से रिटायरमेंट ले रहे हो क्या? जो किसी नई नौकरी की ज़रूरत पेश आ गई है? है, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मूड बन गया तो तुम्हें इस नौकरी के लिए रख लूँगा। उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? तुम्हें अंदाज़ा भी है हम कितने वक्त से इन लोगों को तलाश कर रहे थे? सारी को गुस्सा आने लगा। अगर तुम लोगों की तलाश नाकाम रही तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे हाथ आए, मारे गए। और वैसे भी मैंने सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तुम अपने लंबे हाथों की मदद से बचा लेते ना इन। यारम, तुम्हें एहसास भी है तुमने एक दिन में 11 लोगों का कत्ल किया है, और वो भी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जाने पहचाने मुजरिम और कानून की नज़र में दरिंदे थे वो लोग। यारम, अब तो संभल जाओ। अब तो छोड़ दो ये सारी चीज़ें। क्यों खुद को इस दलदल में फंसा रहे हो? क्यों नहीं छोड़ देते ये सारे काम? छोड़ दो सब कुछ यारम, अपनी ज़िंदगी में आकर खुद को देखो, रूह को देखो, एक नई ज़िंदगी शुरू करो। सारिम यार, तुम तो अच्छे खासे बोरिंग इंसान हो। इतने फ्रेश मूड के साथ घर आया था, बेड़ा गर्क कर दिया मूड का। चलो, मुझे नसीहत हो गई। आज के बाद घर आते हुए तुम्हारा फ़ोन कभी नहीं उठाऊंगा। है, मैंने एक फ़ाइल तैयार की है, उसके मुताबिक उन सब लोगों को ढूंढने में तुम कामयाब रहे हो। लेकिन अफसोस कि तुम उन्हें बचा नहीं सके। तुम्हारी बहादुरी के किस्से ज़रूर चलेंगे। जानता हूँ कि तुमने यहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि ये केस मैं तुम्हारे ऑफिसर के नाम कर दूँ। हो सकता है इस बार तुम्हें प्रमोशन मिल जाए। चलो, अब मेरा दिमाग मत खाओ। गुड नाइट। फोन रखते हुए दोस्ताना अंदाज में बोला, लेकिन सारिम आगे से बिना कुछ बोले फोन के अंदर से आधी टू टू की आवाज़ सुन रहा था। ये आज या कल की बात नहीं थी। शारम को कुछ भी समझाना उसके बस से बाहर था, लेकिन वो फिर भी कोशिश नहीं छोड़ता था कि शायद वो उसकी बात को समझकर ये गुनाहों का रास्ता छोड़ दे। जिन लोगों को यारम ने जान से मारा था, वो यारम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, तो फिर भला क्या दुश्मनी थी यारम की उन लोगों के साथ? सारिम को ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि वो पिछले कुछ अरसे से इसी केस पर काम कर रहा था और जल्द ही वो उन लोगों को गिरफ्तार भी करने वाला था। लेकिन इससे पहले यारम ने उन्हें जान से मारकर रास्ते से हटा दिया और सारिम की सारी मेहनत बुरी तरह से बर्बाद हो गई। घर में दाखिल होते ही उसे अपनी जान का चेहरा देखना था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया, लेकिन सामने एक बार फिर से अपने हुक्म के खिलाफ उसे किचन में काम करते देख उसकी पेशानी पर पल पड़ गए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि रूह उसकी कोई बात मान लेती। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शारम उसे सबक ज़रूर सिखाता, लेकिन यहाँ तो वो थी जिसे पता था कि उसकी हर गलती की सज़ा माफ़ी है। शारम काज़मी की अदालत में वो गुनाहगार होके भी बेगुनाह थी। पहले तो शारम उसकी हर गलती की सज़ा अपने अंदाज में देता, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इसीलिए वो बिगड़ गई थी, बल्कि बहुत बिगड़ गई थी। लेकिन वो अपनी रूह को हैंडल करना जानता था और अब वक्त आ गया था कि वो उसे सुधारे, और अब जल्द ही वो उसे सुधारने वाला था। वो गुस्से से लब भींचता उसके सर पर सवार हुआ। ये सब क्या है रूह? जब मैंने तुम्हें काम करने से मना किया है तो तुम क्यों पास नहीं आ जाती? वो सख्त लहजे में बोला, लेकिन यारम, आप ही ने तो सुबह बोला था कि अब मैं ठीक हूँ, और अगर मैं ठीक हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना? वो मासूमियत से कहती उसके अल्फाज उसे वापस कर रही थी। हाँ, कहा था मैंने कि तुम ठीक हो, लेकिन ये नहीं कहा था कि किचन में पहुंच जाओ। अब इतनी भी ठीक नहीं हो तुम। समझाने लगा। उफ यारम, ठीक तो ठीक होता है, इतना उतना नहीं, और मैं ठीक हूँ तो हूँ, इसीलिए मैंने आपके लिए ये बनाया है, वो भी बहुत प्यार से। वो मुस्कुराकर कहती उसे लाड से कुर्सी की तरफ खींचने लगी। यारम उसे घूरते हुए कुर्सी पर बैठकर बिरयानी अपनी प्लेट में निकालने लगा। चेहरे पर सख्ती थी, मतलब उसका मूड ठीक नहीं था। अच्छा ना, अब नहीं करूँगी कुछ भी वादा। बस आप इतने दिनों से खाना बनाए नाम पका रहे थे, तो मैंने आपके लिए बनाने का सोचा। अब से वादा, जो आप कहेंगे वही करूँगी। वो यारम की प्लेट से खुद भी खाते हुए प्यार से बोली। खाने के बाद यारम ने खामोशी से प्लेट पीछे कर ली। उससे देखा। चाय बना दो? यारम ने कहा तो उसे हैरानगी से देखने लगी। जी? उसे लगा शायद उससे गलत सुना है। जी क्या, जाओ चाय बनाओ। अगर बिरयानी खाकर मुंह का जायका बदल ही दिया है तो एक कप चाय भी हो जाए। आखिर अब तुम ठीक हो चुकी हो। वो उसे देखते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं,
मैं अभी बनाती हूँ। उसका अंदाज़ रू को पुरसुकून कर गया, वो उससे खफ़ा नहीं था। रू ने फ़ौरन उसके लिए चाय बनाई थी, जो यारम ने पुरसुकून होकर पी। बर्तन धोकर कमरे में आ जाना, मैं ज़रा ऑफिस रूम में हूँ। वो नरमी से उसका गाल थपथपा कर चला गया। रू को यकीन नहीं आ रहा था, यारम उसे इतना नॉर्मली ट्रीट कर रहा था। इसका मतलब था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, पहले जैसा। वो बहुत खुश थी। काफ़ी देर बाद कमरे में आई तो यारम अपना काम ख़त्म करके रूम में आ चुका था। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। वो बिन के करीब खड़ा था। रू ने गौर किया तो उसे पता चला कि वो उसकी मेडिसिन बिन में फेंक रहा है। आज की रात आखिरी थी उन मेडिसिन्स की। उसके बाद वो आज़ाद थी। लेकिन यारम उससे पहले क्यों फेंक रहा था? सोचा कि तुम अब ठीक हो गई हो तो इन मेडिसिन की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। क्या ख्याल है? वो नरमी से कहता उसके पास आया तो रू ने हाँ में सर हिलाया। जब यारम ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठाया, वो घबराई थी। यारम! उसके लबों ने बेआवाज़ सरगोशी की। श्श, तुम ठीक हो ना? तो अपना बीवी होने का फ़र्ज़ अदा करो। अपने वजूद से अपने शोहर को सुकून दो, ताकि उसे पता चल सके कि तुम कितनी ठीक हो। वो उसे बेड पर लिटाकर उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में ले चुका था। अपने यारम को सुकून दो रूह, वो बेसुकून है। उसका सुकून खो गया था। उसके चेहरे के एक-एक नस को चूमते हुए वो उसके कान के पास सरगोशी करने लगा। तुमने मुझे बहुत सताया है रूह। अब मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। मोहब्बत के इस दरिया को इंतज़ार की सूली पर लटका कर समंदर तुमने किया है, तो अब इस समंदर में तुम्हें मेरे साथ डूबना होगा। उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करते वो उसके लबों को पूरी शिद्दत से कैद कर गया। वो बिना मज़म्मत किए उसकी बाहों में आ सिमटी, उसकी दीवानगी को अपनी रग-रग में उतरता महसूस कर रही थी। उसकी शिद्दों में पिघलती वो पूरी तरह से उसकी मोहब्बत में रंगने लगी थी। उसके सीने में मुँह छुपाए वो उसके जुनून में साँस लेने लगी और यारम उसे खुद में समेटता अपना इश्क उस पर लुटाता चला गया। वो इश्क़ शारम थी, शारम का इश्क, उसका जुनून, उसकी दीवानगी, उसकी मोहब्बत, उसकी रूह, वो रूह यारम थी और यारम सरापा इश्क। वो उसकी बाहों में सिमटी आंखें बंद किए लेटी हुई थी, जबकि यारम भी उसे अपनी बाहों में भरे अपनी मोहब्बत की छाप छोड़े जा रहा था। उसकी दीवानगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सारी रात उसने एक पल भी रूह को सोने नहीं दिया था। अब तो सुबह के अज़ान हुए भी काफ़ी वक्त गुजर चुका था और इस वक्त भी वो उसे अपनी बाहों में लिए अपनी मोहब्बत लुटा रहा था। इतने दिन की दूरी का बदला यारम इस अंदाज में लेगा, रूह ने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो ये सोच रही थी कि यारम अभी भी उसे मेडिसिन खिलाने वाला है, लेकिन ना जाने यारम के दिमाग में रात कौन सी सोच समाई कि वो उससे इख्तियार की हर दूरी को भुलाकर उसे खुद में समेटने लगा। उसका हर अंदाज शिद्दत इख्तियार किए हुए था। उसे रूह को अपने पुराने अंदाज में ही छुआ था, बिना उसे मज़म्मत का मौका दिए। वो उसे पूरी तरह खुद में कैद किया था। इतने महीनों से उसकी दूरी की वजह से रूह भी उसे मिस कर रही थी, इसीलिए तो उसकी बाहें फैलाते ही वो उसकी मोहब्बत के सामने हार गई थी। उसके पुकारते ही वो किसी टूटी हुई डाली की तरह उसकी बाहों में आ सिमटी थी। वो खुद भी तो उसके पास आना चाहती थी, उसे भी तो उसका पुराना यारम चाहिए था, जो आज ना जाने कितने महीनों बाद मिला था और अब उससे अपना हक वसूल रहा था। रूह टूटी बिखरी हालत में उसके पहलू में खामोशी से लेटी, उसके लबों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और वो फिर से मदहोश होते हुए उसके होश ठिकाने लगाने लगा। यारम, मुझे नींद आ रही है, रूह ने उसके हाथ थामते हुए बताया। अंदाज में भला की मासूमियत थी। यारम ने एक नज़र उसके हसीन चेहरे को देखा। ऐसे मौक़ों पर वो उससे नज़र मिलाकर बात नहीं करती थी। इस वक्त भी घनी पलकें गालों पर सजदा ज़ेर थीं। गाल सुर्ख़ी झलक रहे थे। उसके वजूद का एक-एक हिस्सा यारम की दीवानगी की दास्तान सुना रहा था। बेबी, तुम्हें बहुत नींद आती है। अपनी इस नींद पर काबू करो। मैं अपना सेकंड हनीमून तुम्हारी नींद की वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। इस बार अगर तुम वहाँ सोती हुई मिली ना, तो बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। और फ़िलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करो। फ़िलहाल मुझे मेरी बीवी को बहुत सारा प्यार करना है और उसे सीधा भी करना है। वो क्या है ना, पिछले 3 महीने वो बिगड़ गई है। वो कहते हुए उसकी गर्दन पर होंठ रख चुका था। उसकी गर्म सांसों की तपिश में जलती रूह ने एक बार फिर से एहतजाज किया। यारो, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। उसे सच में बहुत नींद आई थी। यारम ने सारी रात उसे एक पल को भी सोने नहीं दिया था और अब नींद से उसका बुरा हाल हो रहा था। लेकिन यारम को तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी तशनगी मिटानी थी, जो कल रात से अब तक कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती चली जा रही थी। वो उसे पाकर भी प्यासा था। उसकी तलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी और ना ही शायद ख़त्म होनी थी। लेकिन रूह की नींद से भरी सुर्ख आंखें देखकर उसे उस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन वो फ़िलहाल उसे बख्शने के मूड में नहीं था।
10 बजे मुझे ऑफिस में एक ज़रूरी काम है। मैं काम पर जाऊँगा तो मेरी वापस आने तक तुम अपनी नींद पूरी कर लेना। और हाँ, अब मुझसे बचने के लिए कोई और बहाना बना लो। ये नींद का बहाना अब पुराना हो चुका है। अब ये ज़्यादा देर तक नहीं काम करेगा। और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना फिर तुम शिकायत करोगी। उसे वार्न करते हुए उसके लबों पर झुका था। इस बार रू कुछ भी नहीं बोल पाई थी। जानती थी कि बोलना फजूल है, वो अपनी करके ही दम लेगा। और सच ये भी था, कितने वक्त के बाद यारम को इतने करीब से महसूस करके वो खुद भी उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। यारम का जुनून, उसकी दीवानगी, उसका शिद्दत से भरा लम्स जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था, वो सिर्फ और सिर्फ उसी का तो था। सिर्फ उससे मोहब्बत करने वाला, सिर्फ उसी को चाहने वाला, सिर्फ और सिर्फ रूह का यारम। वो कैसे उसे मायूस करती, कैसे उससे दूर जाती। वो तो खुद उसकी पनाहों में आने के लिए मचल रही थी। और यारम अब्रे करम बना उस पर बरसता चला जा रहा था। रूह उसकी मोहब्बत की बारिश में भीगती, सारा जहां फरमोश किए हुए थी। इस वक्त दिल और दिमाग की तमाम डोरियों पर सिर्फ और सिर्फ यारम का कब्जा था। वो ना तो उसे अपने अलावा कुछ सोचने न देना चाहता था और ना ही खुद उससे दूर जाना चाहता था। उसे अपनी बाहों में लिए वो उसकी सांसों पर हुकूमत चला रहा था। अपने पिछले 3 माह की बेचैनी को मिटा रहा था, अपनी बेकरारियों को सुकून दे रहा था। वो डर जो 3 माह पहले रूह को खो जाने का उसके दिल में बसा था, आज यारम उसे अपने बेहद करीब करके अपना वो डर मिटा लेना चाहता था। पिछले 3 महीने जिस अज़ाब में उसने काटे थे, उसके बाद वो शायद ही रूह से दूर जाता। और जितना रूह ने उसे सताया था, उसके लिए ये इतनी ससी सज़ा तो बनती थी। शारम के मना करने के बावजूद भी वो ज़िद करके उसके लिए नाश्ता बनाने लगी, तो शारम ने भी उसे मना नहीं किया। उससे फैसला कर लिया था कि अब वो रूह पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाएगा और वो जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, वैसे ही ज़िंदगी गुजारेगी। अब उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी वो, एक तो बीमारी और ऊपर से बेफजूल की पाबंदियाँ। अब शारम अपनी रूह को मुकम्मल उसकी मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहता था। उससे रूह को बोल दिया था कि वो जो चाहती है, जैसा चाहती है, वैसा ही करे। वो उसे मना नहीं करेगा। पहले तो रूह को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन जब उससे रूह को नाश्ता बनाने की इजाज़त दी, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। उसको भी बहुत वक़्त बाद महसूस हुआ था कि वो ठीक हो चुकी है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जब तक यारम फ्रेश होता, तब तक रूह उसके लिए नाश्ता बनाने में मगन हो गई। आटा गूँथकर उसने यारम के लिए बहुत प्यार से पराठा बनाया था और अब वो उसके लिए ऑमलेट तैयार कर रही थी कि अचानक निखरा-निखरा सा यारम किचन में आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में कैद कर लिया। यारम क्या कर रहे हैं? मैं नाश्ता बना रही हूँ, खराब हो जाएगा। उसकी कल रात की जिस आरज़ू से वो संभली ही कहाँ थी कि अब मज़ीद उसकी बेबाकी को सहती। लेकिन यारम ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वो अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख चुका था। रूह ने मुड़कर उससे फासला कायम करने की कोशिश की, लेकिन यारम की गिरफ्त सख्त होने की वजह से वो हिल भी नहीं आ सकी। यारम ये क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप तो तैयार होने गए थे ना और सिर्फ नहा कर आ गए। जाएँ जल्दी से तैयार हों, आपको काम पर जाना है। फिर कल सुबह की फ्लाइट से हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर काम करने का बिल्कुल वक़्त नहीं रहेगा। जितने भी ज़रूरी काम है आपने निपटा कर आ जाएँ। उसकी बढ़ती हुई बेबाकियों से घबराकर रूह ने उसे याद दिलाया कि वो किसी ज़रूरी काम की खातिर यहाँ से जाने वाला था। लेकिन यारम पर तो उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो जैसे उसी किसी बात को सुन नहीं रहा था। बस अपने ही काम में मगन था और उसकी बढ़ती हुई जसारतों पर रूह की सांसें तेज होने लगी। वो रूह का दुपट्टा उसकी कमर से खोलकर उससे दूर कर चुका था। इससे पहले कि वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़कर मज़ीद कोई गुस्ताखी करता, उसका फ़ोन बजने लगा, जिसे वो नज़रअंदाज करता अपने काम में मगन था। रूह तो उसके भड़कने पर घबरा गई थी। रात की जसारतों को याद करते हुए कोई बहाना सोचने लगी कि यारम का फ़ोन फिर से बजने लगा और फिर मुसलसल बजते हुए यारम के काम में खलल पैदा कर गया। उससे गुस्से से फ़ोन निकाला। रूह ने सुकून का सांस लिया, जबकि यारम का मूड बिगड़ चुका था। क्या हुआ शारिफ, कोई मर गया है क्या जो तुमसे सब्र नहीं हो रहा? वह गुस्से से फ़ोन कान से लगाए बोला। नहीं यारम, तुम ही ने तो कहा था कि काम होते ही इन्फॉर्म करो। शारफ उसका गुस्सा देखकर मासूमियत से बोला। इन्फॉर्म करने के लिए कहा था, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। बेवकूफ़ आदमी, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। यारम को समझ नहीं आया कि वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करे। यारम, इन्फॉर्म करते हुए डिस्टर्ब तो करना पड़ता है ना। शारिफ ने सफाई पेश करते हुए कहा। दिमाग मत खराब करो और फ़ोन बंद करो, और अब डिस्टर्ब मत करना। वो फ़ोन रखते हुए फ़ोन कर रहा था और शारिफ उसकी बात को समझ गया था। अगर ना समझता तो आज जान से जाता। फ़ोन बंद करके वो किचन में आया तो रूह गायब थी। नाश्ता टेबल पर रखा था, साथ एक छोटी सी चिट्ठी।
खुदा का वास्ता है यारम, अब नाश्ता करें और काम पर जाएं। मुझे आराम करना है। इस चिट को पढ़ते ही यारम का कहका बुलंद हुआ। बेबी, तुम तो बहुत जल्दी घबरा गई। अभी तो ये शुरुआत है। अब तुम्हें पता चलेगा यारम काज़मी से पंगा लेकर नींदें कैसे उड़ती हैं। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए मेज पर रखे नाश्ते को देखते हुए कुर्सी घसीट कर बैठा और सुकून से नाश्ता करने लगा। कल से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वो बहुत पुरसुकून था। रूह को अपनी मोहब्बत में रंगने के बाद उसे सुकून मिला था। कल की फ्लाइट से वो लोग स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होने वाले थे। वो जानता था रूह सारी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। डार्लिंग, तुम यहाँ मुझसे भागने लगी हो। वहाँ जाकर तुम्हारा क्या हाल होगा। आने वाले वक्त का सोचकर उसने एक नज़र अपने कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा था। नाश्ता करने के बाद वो कमरे में आया तो रूह को गहरी नींद सोते पाया। वो मुस्कुराते हुए वार्डरोब की तरफ आया और अपने कपड़े निकालकर तैयार होने चला गया। फिलहाल रूह को तंग करने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। कल रात वो उसे अच्छा खासा तंग कर चुका था। अब अगला डोज वो उसे अपने हनीमून टूर पर देना चाहता था। मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा देता। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो अपना काम निपटाने चला गया। आज छोटे-मोटे सारे काम ख़त्म करने थे क्योंकि उससे अगला तमाम वक़्त वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रूह के नाम कर देना चाहता था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जब अचानक उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगी, लेकिन इससे पहले ही किसी ने उसका बाजू थामकर उसे गिरने से बचा लिया। उसने एक नज़र अपने बाजू की जानिब देखा, जहाँ दर्द की सख्त गिरफ्त थी। उसके बाजू के सहारे वो सीधी हुई, तो अब भी अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उफ़! ये क्या हो गया था? आज से पहले तो मासूमा ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। शारिफ ठीक ही कहता है, मुझे उल्टा-सीधा नहीं खाना चाहिए। उससे अपना घूमता सर थाम कर सोचा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरे ख्याल में तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मासूमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगी थी। वो किसी की परवाह नहीं किया करता था और ना ही उसे लोगों के साथ घुलना-मिलना पसंद था। वो बहुत कम लोगों से बात करता था। यहाँ फ्लैट के लोग तो उसे खड़ूस कहकर पुकारते थे और उसकी पीठ पीछे काफ़ी बातें भी करते थे, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो अपनी दुनिया में मगन अपने काम से काम रखने वालों में से एक था। लेकिन मासूमा ने शोनू के साथ उसका काफ़ी लगाव महसूस किया था और शायद इस वक्त भी वो शोनू के लिए ही थोड़ी बहुत इंसानियत दिखा रहा था, वरना यहाँ उसकी बला से कोई जिए या मरे। नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया। बस इसी वजह से ऐसा हो रहा है। थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। मासूमा कहकर आगे बढ़ने लगी कि उसका सर एक बार फिर से घूम गया। दर्द ने बर वक्त उसे थाम लिया था, वरना इस बार वो बहुत बुरे तरीके से गिरने वाली थी। आओ, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ आता हूँ। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ गिरकर तुम अपनी हड्डियाँ तोड़ लो। पता नहीं लड़कियों को क्या क्रेज़ होता है इतनी ऊंची सैंडल्स पहनने का। बड़बड़ाता हुआ उसका बाजू थामकर उसे उसके फ्लैट तक छोड़ने के लिए अंदर तक आया था। थैंक यू सो मच डर, तुमने मेरी बहुत मदद की है। उसका बाजू थामे उसे सोफे पर बिठाकर पलटा ही था कि मासूमा बोली। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की मासूमा, और ये कोई एहसान नहीं है तुम पर। तुम गिरती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो यकीनन तब भी मदद करता। लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी में हर काम क्यों करती हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वो वाटर कूलर से पानी एक गिलास भरकर उसके सामने रखते हुए कहने लगा। अपना फ़ोन दो। तुम्हारे शोर को फ़ोन करके तुम्हारी तबीयत की खराबी का बता देता हूँ। उसके अंदाज में किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं थी। वो अनजान सा शख्स अनजान बनकर ही रहना चाहता था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उसे फ़ोन करती हूँ। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। आज तुम पहली बार मेरे घर आए हो। मासूमा ने मेहमान नवाजी की खातिर कहा। अपनी हालत देखो लड़की, सीधे तरीके से चल नहीं सकती और तुम्हें मेरी खातिरदारी करनी है। है, मैं चलता हूँ। तुम अपने शोहर को इन्फॉर्म कर देना। उठकर जाते हुए कहने लगा। हाँ ठीक है, जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगी, क्योंकि अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अगले 20 दिन के लिए शोनू मेरे पास आ रहा है। इंसान से ना सही, लेकिन जानवरों से काफ़ी बनती है तुम्हारी। मासूमा ने मुस्कुराते हुए बताया। क्यों, तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ जो उसका डॉग तुम यहाँ ला रही हो। वो अपने शौहर के साथ स्विट्जरलैंड जा रही है 20 दिन के लिए। तब तक शोनू मेरे पास ही रहेगा। तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो। तुम्हारे साथ वो वैसे भी बहुत अटैच है। मासूमा ने खुशीली से कहा, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता उसके घर से निकल गया। मासूमा, शोनू का बहुत ख्याल रखना, मैं फ़ोन करती रहूंगी। वो शोनू को मासूमा के हवाले करते हुए एक बार फिर से हिदायत देने लगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। उससे मिलते हुए मासूमा ने एक बार फिर से यकीन दिलाया। बस कर तो रू, कोई अपनी औलाद को भी रुखसत करते हुए इतना नहीं सोचता।
जितना तुम शोनू को मासूमा के हवाले करने पर सोच रही हो, वो पहले भी इसका ख्याल रखती आई है। अब चलो, तुम्हारा ये जज्बाती सीन देखकर यारम देखो कैसे घूर रहा है। लैला ने उसे चुटकी काटते हुए उसका ध्यान यारम की जानिब दिलाया, जो एयरपोर्ट के बाहर खड़े मुसलसल उसे घूर रहा था। कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल करना और शारिफ का ख्याल रखना। सारिम की नज़र एक बार फिर से उस पर है। शारम ने बताया। ये इंस्पेक्टर मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? शारिफ बदमजा हुआ। काश मैं पाकिस्तान में होता तो फ्रूट की रेडी लगा लेता। कम से कम इस इंस्पेक्टर की नज़र से तो दूर रहता। सारिम की एक बार फिर से उस पर नजर थी। मतलब वो फिर से उसे किसी न किसी के चक्कर में फंसाकर जेल की हवा खिलाना चाहता था। जेल में वो उस तरह अपने हाथ साफ करता था, शारम की सारे बदले उसी पर तो निकालता था वो। खैर, तुम किसी किस्म की कोई बेवकूफ़ी मत करना। कुछ नहीं होता। वो रूह को अंदर चलने का इशारा करते हुए उसे अपने गले से लगाकर हिम्मत देकर बोला। मासूमा को डॉक्टर के पास लेकर जाना। फैमिली के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज़, उसकी तबीयत खराब है। शारम ने उसका ध्यान मासूमा की तरफ लगाया तो उससे हाँ में सर हिलाया। हाँ, यहाँ से सीधा अस्पताल ही लेकर जाऊंगा। शारिफ ने कहा, जबकि यारम सर हिलाता रूह का हाथ थामे एक नए सफ़र पर निकल चुका था। वो कब से उसका चेहरा देख रहा था, जबकि रूह का सारा ध्यान खिड़की से बाहर की जानिब था। यारम ने पहले रूह की और फिर अपनी सीट बेल्ट बांधी। जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार था। शारम ने रूह का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया। जानता था कि उसे डर लगेगा, जबकि उसके तहफ़्फ़ुज़ भरे अंदाज पर रूह ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। डर लग रहा है? यारम ने प्यार से पूछा तो रूह ने नाम में सर हिलाया। जब आप मेरे साथ होते हैं ना यारम, तब मुझे डर नहीं लगता। उसके अंदाज में एक मान था जो उस पर जचता था। अच्छी बात है। मेरे होते हुए तुम्हें डर लगना भी नहीं चाहिए। शारम के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली थी। जहाज के उड़ते ही उससे रूह को अपने मज़ीद नज़दीक कर लिया, जबकि रूह भी उसके हाथों को मजबूती से थामे उसे कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर चुकी थी, क्योंकि ये लम्हा उसे सचमुच में खौफजदा कर देता था। लेकिन यारम का उसके साथ होना उसके डर को कहीं छुपा लेता था। यारम, ये आइसलैंड की बहन क्या बहुत खूबसूरत है। रूह ने अपने दिल में मचलते हुए सवाल को लबों पर लाया। तुमने तो उसे पक्का ही आइसलैंड की बहन बना दिया है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत जगह है। शारम ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया था। आइसलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत? रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसका सफ़र कितना लंबा है? आइसलैंड तो बहुत दूर था, लेकिन वहाँ के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते थे। क्या इस मुल्क के बारे में भी आप सब कुछ जानते हैं? रूह ने कुछ देर बाद दोबारा सवाल पूछा। ज़्यादा कुछ तो नहीं। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें जानता हूँ, क्योंकि इत्तेफ़ाक से मैं वहाँ सिर्फ़ 2 बार ही जा पाया हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि तुम्हारी फ़ेवरेट चॉकलेट इस मुल्क की पैदावार है। दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट यहीं पर पाई जाती हैं और यहीं बनाई जाती हैं। तुम्हें और कुछ यहाँ मिले ना मिले, लेकिन तुम्हारी फ़ेवरेट हर चॉकलेट तुम्हें यहाँ आसानी से मैसर होगी। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत लोग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये जगह अपनी मिसाल खुद है। दुनिया में कुछ जगहों को जन्नत कहा जाता है, उनमें से एक जगह ये मुल्क भी है। यहाँ क्राइम ना होने के बराबर है। इसकी वजह यहाँ की गवर्नमेंट भी है। यहाँ के लोगों को गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ तक कि शहर के पहाड़, रास्ते और दूसरी जगह, हर जगह को बहुत साफ सुथरा रखा जाता है। उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन गंदगी और आवाज़ की वजह से पैदा होती है। रात के वक्त यहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की जाती। यही वजह है, यहाँ रात के वक्त ना तो कोई फ़्लाइट आ सकती है और ना जा सकती है। रात के वक्त यहाँ लोगों के पालतू जानवरों को भी मुंह पर मास्क लगा दिए जाते हैं, ताकि वो आवाज़ पैदा ना करें। ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, आवाज़ पैदा करके चलना, ये सब उनके असूलों के खिलाफ है, जिन पर सख्त जुर्माना होता है। और अगर उनके असूलों पर ना चला जाए तो जेल भी हो सकती है। शारम ने मुस्कुराते हुए बताया तो वो उसे घूर कर देखने लगी। ये क्या बात हुई? मतलब बोलचाल ही बंद है? तो और क्या करें? रूह को उनका ये असूल काफ़ी अजीब लगा था। रात के वक्त और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं बेबी, जैसे कि एक दूसरे से प्यार। शारम शरारती अंदाज में कहता आंख दबा गया, जबकि उसके यूं बेबाक खुले आम गुफ्तगू पर रूह की कान की लू तक सुर्ख हो गई। यारम, कितने बेशर्म हैं आप। जगह का तो होश कर ले। वो अपना चेहरा छुपाए, उसे ठीक से डांट तक ना पाई। अपनी बीवी से बात करते हुए कहीं का होश क्यों करूं? और इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? वो लोग भी यही सब कुछ करते होंगे, वरना रात के वक्त और क्या किया जा सकता है खामोशी से? यारम ने शरारत से कहा। सोया भी तो जा सकता है। रूह ने मुंह बसोर कर बताया। हाँ यार, कुछ लोग होते हैं बेवकूफ़ जो सो जाते होंगे, लेकिन जिसके पास इतनी हसीन बीवी हो
उसे भला सोने की क्या ज़रूरत है? खैर, लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं सो सकता। मुझे तो मेरी बीवी से प्यार करना होता है, वो भी बहुत सारा। इसीलिए मैं सोकर ऐसे चांस मिस नहीं कर सकता। आप बहुत खराब हैं यारम, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। परे हटे, सोने दे। वो उससे थोड़ा फासला कायम करते हुए कहने लगी तो यारम हंस दिया। हाँ, बहुत खराब हूँ मैं, लेकिन मजाल है जो तुम मुझे थोड़ा-सा प्यार करके ठीक कर दो। खैर सो जाओ, जितना सोना है सो लो। लेकिन खबरदार, जो तुमने वहाँ जाकर सोने की ज़रा-सी भी कोशिश की, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। अगर तुमने मेरे हनीमून को ज़रा-सा भी बिगाड़ने की कोशिश की, अपनी इस सोने की लत से। क्या कहा आपने? मुझे सोने की लत है? रूह को सदमा हुआ। और नहीं तो क्या, जब देखो सोती ही तो रहती हो। मजाल है जो कभी जाग कर मेरे जज़्बात का एहतराम किया हो। अब वो उसे और तंग करने लगा। यारम, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इतना भी नहीं सोती। और कब मैंने आपके जज़्बात का एहतराम नहीं किया? ना सिर्फ़ आपके जज़्बात का एहतराम किया, बल्कि मैंने हमेशा आपके साथ वफ़ा निभाई। कभी आपकी बात की नफ़ी नहीं की, कभी आपका कोई हुक्म नहीं टाला। बस, बस मेरी एक्स्ट्रा फर्माबरदार बीवी, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने अल्लाह के हुक्म की पाबंदी के लिए और जन्नत के लिए करती हो। अगर ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हुक्म में शामिल ना हो तो तुम मुझे मुँह भी ना लगाओ। ना जाने क्यों वो फ़ज़ूल में ही उसे बातों में लगाने लगा था। जी नहीं, ये सब कुछ मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। छोड़ो प्यार को, ये सब कुछ तुम इसलिए करती हो क्योंकि तुम्हें जन्नत की ख्वाहिश है, और औरत दुनिया में जन्नत तभी पा सकती है जब वो अपने शौहर की खिदमत करे। बस इसीलिए करती हो तुम ये सब कुछ। शारम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जबकि शरारती अंदाज अब भी कायम था। लेकिन रूह का लब और लहजा बदल गया। जन्नत का लालच तो सबको होता है यारम, लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए करती हूँ। मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अगर मेरे नसीब में जन्नत लिखी है तो मुझे वहाँ अकेले ना भेजें। मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँगी। मुझ जैसा गुनाहगार बंदा जन्नत के लायक नहीं है। मैं गुनाहों की दुनिया में भटका हुआ हूँ रूह। मेरे लिए खुद को मत थकाओ। मैं दुनिया में तुम्हारे नाम लिख दिया गया हूँ। बस इसी पर खुश हो जाओ। यारम ने आहिस्ता से अपना सर सीट से लगाते हुए आंखें मूंद ली। यारम, आपको पता है, एक अच्छी बीवी अपने अच्छे अमाल से अपने शोहर के लिए जन्नत कमा सकती है। बस उस पाक साथ को एक अदा पसंद आ जाए। अगर उससे मेरी कोई अदा पसंद आ गई ना, तो हम इकट्ठे चलेंगे। और अगर नहीं, तो मैं अपने अल्लाह से कह दूंगी कि जहाँ मेरा शोहर है, मुझे वहीं पर रहना है। वो उसके सीने पर सर रखते हुए बड़े लाड से बोली। और आप भी ज़्यादा खराब नहीं हैं। जन्नत में जाने के चांस आपके भी हैं। बस कभी कभी अल्लाह को खुश करने पर भी गौर कर लिया करें। उसे नमाज की तरफ लगाने की कोशिश तो वो बहुत कर चुकी थी, और कभी कभार वो उसके साथ नमाज पढ़ भी लिया करता था। लेकिन अब वो ऐसी बातों से उसे अल्लाह के करीब करने की कोशिश करती थी। वो अपनी ही धुन में बोल रही थी, जबकि यारम आगे पीछे की जानिब देखकर मुस्कुराया। वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुम्हें याद दिलाने का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें याद दिला देता हूँ कि इस वक्त हम एक पब्लिक प्लेन में हैं, जो लोगों से भरा हुआ है, और काफ़ी लोग हमारी तरफ मुतवज्जा भी हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमें देखता है या हमारे बारे में क्या सोचता है। हाँ, लेकिन तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। वो आहिस्ता से उसके कान में बोला तो रूह ने आंखें खोलते हुए हड़बड़ाकर आगे पीछे की जानिब देखा। सामने पार दूसरी तरफ एक बड़ी उम्र का कपल बैठा था, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। जबकि रूह शर्मिंदा हो गई। लगता है नई नई शादी हुई है, आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद वो कोई इंडियन कपल था। शादी नई हो या पुरानी फ़र्क नहीं पड़ता, बस मोहब्बत कायम होनी चाहिए। वैसे हमारी शादी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। यारम ने जवाब देते हुए एक प्यार भरी निगाह पास बैठी रूह पर डाली थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हमारी शादी को 30 साल हो चुके हैं, और हमारी 23वीं एनिवर्सरी पर हमारे बच्चे हमें दोबारा हनीमून पर भेज रहे हैं। हाँ, हाँ, हमारी मोहब्बत आज भी कायम है और मरते दम तक रहेगी। क्यों डार्लिंग, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बीवी की रजामंदी चाही, जिस पर वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। शारम के साथ साथ रूह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। क्या हाल है बेबी? 30 साल के बाद क्यों ना हम भी चलें फिर से हनीमून पर? शारम ने शरारत से सरगोशी की। हाँ, तीसरे हनीमून पर 30 साल के बाद चलेंगे, रूह ने फासला बढ़ाते हुए कहा। तीसरे? तीसरा तो मैं कुछ टाइम के बाद करने वाला हूँ। मुमकिन है शायद वो हमारा 50वां हनीमून टूर हो। यारम, कितनी बार हनीमून मनाएंगे आप? रूह ने हैरत से आंखें फैलाते हुए पूछा। जितनी बार तुम्हारे साथ सफ़र पर जाऊंगा, उतनी बार पूरी दुनिया घूमूंगा, तुम्हें दुनिया का एक एक कोना दिखाऊंगा। ये तो कुछ नहीं बेबी, अभी बहुत उड़ानें भरनी है। अभी तो हमने बहुत लंबा सफ़र तय करना है।
आखिर हम हमसफ़र हैं, हम कदम तो चलना पड़ेगा ना। शारम के अंदाज पर रूह ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से सीट पर सर रखते हुए आंखें बंद कर लीं और ना जाने कितनी देर उसका मासूम चेहरा अपनी नज़रों के आसार में लिए उसका दीदार करता रहा। वो कोई बहुत खूबसूरत लड़की या परियों सा हुस्न रखने वाली लड़की नहीं थी। वो आम से नकोश वाली एक आम सी लड़की थी, लेकिन शारम काज़मी के लिए वो परियों से ज़्यादा हसीन, शहज़ादियों से ज़्यादा नाजुक थी। वो उसकी रूह थी, उसके लिए सबसे अहम तरीन हस्ती, उसके लिए उसके जीने की वजह। कितनी देर तक वो उसकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस करती रही, फिर आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, क्या मसला है मिस्टर? क्यों सोने नहीं दे रहे मुझे? क्यों आंखें फाड़-फाड़ कर घूरे जा रहे हैं? सॉरी मिसेस, मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी डार्लिंग को देखूँ या अपनी आँखों में बसा लूँ, मुझसे सवाल करने का कोई हक़ नहीं रखता। ऐसे ही मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोला, तो रूह ने नफ़ी में सर हिलाते हुए आहिस्ता से सर वापस सीट पर रखा और अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर फैलाया, जिससे अगले ही लम्हे शारम हटा चुका था। अगर सोना है तो ऐसे ही सो, खबरदार जो मेरी बीवी के चेहरे को मुझसे छुपाया हो। वो हुक्म देते हुए बोला, तो रूह मुंह बसोर कर आंखें बंद कर गई। शारम मुस्कुराता हुआ एक बार फिर से उसके चेहरे के नकुश में खो सा गया। अब बस कर दो शारिफ, और क्या-क्या करोगे? दुनिया के अनोखे बाप नहीं बनने जा रहे हो तुम। पूरी कॉलोनी में शर्मिंदा करके रख दिया। क्या सोच रहे होंगे सब कि ये बंदा बाप बनने की खुशी में पागल हुआ जा रहा है। खुशी का इज़हार करना गलत नहीं है, लेकिन पूरी बिल्डिंग को सर पर उठा लिया तुमने। हर घर में मिठाई भिजवाने की क्या तुक बनती है? अभी तो हमें सिर्फ पता चला है कि शायद हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई। रिपोर्ट्स कल मिलेंगी। मासूमा उसे समझा-समझा कर थक चुकी थी, लेकिन शारिफ को जैसे पक्का यकीन था कि वो प्रेग्नेंट है। वो डॉक्टर ने भी यही कहा था, तो फिर वो खुशी क्यों ना मनाता? लेकिन मासूमा एक बहुत प्रैक्टिकल लड़की थी। वो हर चीज़ को वक्त पर करना पसंद करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि थोड़ा वक्त इंतज़ार कर ले, कल तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तो बाद में खुशियाँ मनाए, या कुछ भी करे उसे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन यही वक्त से पहले खुशी मनाना और फिर बाद में उदास हो जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो शारिफ से खुलकर इजहार तो नहीं करती थी, लेकिन शारिफ के चेहरे की उदासी उसकी जान पर बन जाती थी। लेकिन इस बंदे ने कहाँ उसकी बात को समझना था। वो तो बस अपनी ही खुशी में पागल हुआ जा रहा था। वैसे मासूमा को भी यही लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, और इस खुशखबरी का इंतज़ार तो वो शादी के बाद से लेकर अब तक कर रही थी। शारिफ का भी उसे पता था कि वो भी इस खबर को सुनकर बहुत खुश होगा, लेकिन वो कल तक का इंतज़ार करना चाहती थी। अच्छा, तुम्हें दर्द की कोई खबर है? क्या अभी जब तुम मिठाई देने गए थे, तो क्या वहाँ पर था? शोनू सुबह से 5 बार उसके दरवाजे तक जा चुका है, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद है। मासूमा उसके पास बैठते हुए पूछने लगी, तो शारिफ ने हाँ में सर हिलाया। इत्तेफाक से वो भी स्विट्ज़रलैंड गया है। अभी थोड़ी देर पहले वॉचमैन ने मुझे बताया कि बिल्डिंग के रूल्स पेपर पर उसने अपनी लोकेशन बताई है और होटल वगैरह का नंबर भी देकर गया है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसे बता दिया जाए। लगता है इस बार शोनो को तुम्हें अकेले ही संभालना होगा, क्योंकि वो खड़ूस तो जा चुका है और पता नहीं कब लौटेगा। शारिफ उससे बताकर अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया, जबकि मासूमा को उसका स्विट्ज़रलैंड जाना कुछ अजीब लगा था। अभी कल ही तो उसने बताया था कि यारम और रूस स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तो वो क्या? उसके दिमाग में अजीब सी बात आई थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो सर झटक गई। क्या हो गया है मुझे? दर्द को तो मैं पिछले 6 माह से जानती हूँ, और स्विट्ज़रलैंड मेरे बाबा का थोड़ी है, जहाँ यारम, रू के अलावा और कोई नहीं जा सकता। वो अपने सर पर चिपत लगा दी किचन में जा चुकी थी, जबकि शारिफ अब डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। ये हकीकत थी कि सबर नाम की कोई चीज़ शारिफ के अंदर नहीं पाई जाती थी, और वो भी तब जब आने वाली कोई खुशखबरी हो।